क्या भारत का इनकम टैक्स सिस्टम कभी कभी एक बहुत बड़ी उलझी हुई भूल भुलैया जैसा लगता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सोचने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। तो चलिए आज इस भूल भुलैया का एक नक्शा बनाते हैं, इसके हर एक रास्ते को समझते हैं और इसे बिल्कुल आसान बना देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम 5 आसान हिस्सों में इस पूरे सफर को तय करेंगे। सबसे पहले यहाँ का कर्ता धर्ता कौन है, मतलब इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है। फिर देखेंगे कि टैक्स का कैलेंडर कैसे काम करता है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज, आय का असली मतलब क्या है, सरकार टैक्स वसूलती कैसे है, और आखिर में टैक्स भरने के बाद हमारी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस पूरे टैक्स सिस्टम का बॉस कौन है। चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारत की टैक्स की दुनिया को कौन कंट्रोल करता है और कैसे। इसे ना एक बड़ी कंपनी के स्ट्रक्चर की तरह समझिए। सबसे ऊपर है वित्त मंत्रालय, जो देश के लिए सारे बड़े आर्थिक फैसले लेता है, बिल्कुल एक सीईओ की तरह। उनके ठीक नीचे आता है सीबीडीटी, जो एक मैनेजर की तरह है, सारे डायरेक्ट टैक्स की प्लानिंग करता है और नियम बनाता है। और फिर आखिर में आती है आयकर विभाग की टीम, जो जमीनी स्तर पर इन नियमों को लागू करने और टैक्स इकट्ठा करने का काम करती है। सीबीडीटी की भूमिका बहुत ही खास है, क्योंकि इसके 2 बड़े काम हैं। एक तरफ तो ये टैक्स पॉलिसी का दिमाग है, जो सरकार को सलाह देता है कि नियम कैसे होने चाहिए, और दूसरी तरफ ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए उन नियमों को लागू करवाने वाली ताकत भी है। तो ये ब्रेन भी है और मसल भी। अच्छा, तो हमने अधिकारियों को तो समझ लिया, अब बात करते हैं हम लोगों की, यानी करदाताओं की। टैक्स देना किसे है और सबसे जरूरी बात कब देना है, चलिए इसे समझते हैं। जब टैक्स कानून व्यक्ति या पर्सन शब्द का इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब सिर्फ इंसानों से नहीं होता। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें इंडिविजुअल्स तो हैं ही, साथ में कंपनियां, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF, पार्टनरशिप फर्म्स और यहां तक के मंदिर, ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। मतलब कोई भी इकाई जो पैसा कमा सकती है, वो टैक्स के दायरे में आती है। इनकम टैक्स का कैलेंडर थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। यहां 2 शब्द बहुत जरूरी हैं, पिछला वर्ष और निर्धारण वर्ष। सीधा सा नियम है, कमाओ इस साल और उस कमाई पर टैक्स चुकाओ अगले साल। जिस साल पैसा कमाया जाता है उसे पिछला वर्ष कहते हैं, और जिस साल उस पर टैक्स का हिसाब किताब होता है उसे निर्धारण वर्ष कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच कोई इनकम हुई, तो ये साल कहलाएगा पिछला वर्ष 2025-26। अब इस कमाई पर टैक्स कब भरा जाएगा? अगले साल, यानी 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष 2026-27 में। यह साइकिल हर साल ऐसे ही चलता है। अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर सरकार किस चीज को आय मानती है और किस पर टैक्स लगाती है। यहीं पर टैक्स कानून का एक ऐसा बुनियादी नियम सामने आता है जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए, हर कमाई एक जैसी नहीं होती। कानून इसे 2 हिस्सों में बांटता है। पहली है रेवेन्यू रिसीट, मतलब वो कमाई जो बार बार होती है, जैसे हर महीने की सैलरी या बिजनेस का मुनाफा। और दूसरी है कैपिटल रिसीट, जो कभी कभार होती है, जैसे कोई घर, जमीन या सोना बेचने से मिला पैसा। टैक्स लगेगा या नहीं, ये इसी फर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अब ये एक नियम याद रखिए, ये इनकम टैक्स की नींव है। नियम ये है कि जो आपकी रेगुलर कमाई है उस पर तो टैक्स लगेगा ही, जब तक सरकार उस पर कोई खास छूट ना दे। और जो कभी कभार होने वाली बड़ी कमाई है, जैसे प्रॉपर्टी बेचना, उस पर टैक्स नहीं लगता जब तक कि सरकार उसे टैक्स के दायरे में लाने के लिए कोई खास कानून ना बना दे। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, पर सच यही है। हालांकि हर आय के साथ इतनी नरमी नहीं बरती जाती। कुछ ऐसी इनकम भी हैं, जैसे अचानक कोई बड़ी लॉटरी लग जाना या कोई इनाम जीत लेना। ऐसी अप्रत्याशित कमाई के लिए कानून बहुत ज्यादा सख्त है। अगर किसी की लॉटरी लगती है या कोई बड़ा इनाम जीतता है, तो सरकार कोई सवाल जवाब नहीं करती। वो सीधे सीधे उस जीती हुई रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले लेती है। कितना? पूरे 30%। ये नियम दिखाते हैं कि सरकार ऐसी कमाई को कितनी गंभीरता से लेती है। पहला, इस पर सीधा सीधा 30% का फ्लैट टैक्स है। दूसरा, इस पर कोई बेसिक छूट जैसे 2.5 लाख वाली नहीं मिलती। और तीसरा, सबसे बड़ी बात, आपको पैसे मिलने से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है, जिसे हम TDS कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि किस कमाई पर टैक्स लगता है, पर सवाल ये है कि सरकार ये पैसा हम तक से अपने खजाने तक पहुंचाती कैसे है। इसके लिए सरकार ने 3 मुख्य पाइपलाइन बना रखी हैं। सरकार के पास टैक्स इकट्ठा करने के 3 स्मार्ट तरीके हैं। पहला, जब लोग खुद आगे आकर अपना टैक्स जमा करते हैं, जैसे एडवांस टैक्स। दूसरा है TDS, जहां पैसे देने वाला ही पहले टैक्स काट लेता है, जैसे आपकी कंपनी सैलरी देने से पहले टैक्स काटती है। और तीसरा है TCS, जहां कुछ महंगा सामान बेचने वाला ग्राहक से कीमत के साथ साथ टैक्स भी वसूलता है, जैसे महंगी गाड़ी खरीदते वक्त। जब टैक्स ऑनलाइन भरा जाता है, तो एक फॉर्म में सही कोड डालना बहुत जरूरी होता है। इसे चालान कहते हैं। ये कोड सरकार के लिए एक पते की तरह काम करता है, जो बताता है कि टैक्स किसने भरा है। कंपनियों के लिए ये कोड है 0020 और हम जैसे इंडिविजुअल्स और बाकी संस्थाओं के लिए है 0021। अगर गलत कोड भर दिया तो आपका पैसा गलत खाते में जा सकता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है।
चलिए अब इस सफर के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं। टैक्स चुकाने के बाद क्या काम खत्म हो जाता है? नहीं, बात आती है सबूत की और कुछ अंतिम जरूरी कदमों की। टैक्स की दुनिया का यह सबसे बड़ा नियम है, हर बात का सबूत आपके पास होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आपकी कोई कमाई टैक्स फ्री है, तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपसे उस दावे का सबूत मांग सकता है। याद रखिए, सिर्फ टैक्स चुका देना ही काफी नहीं है, इसके बाद 3 काम जरूर करने हैं। पहला, चेक करें कि आपका चुकाया हुआ टैक्स सरकारी रिकॉर्ड्स यानी आपके टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट में दिख रहा है या नहीं। दूसरा, जहां भी आपका टीडीएस या टीसीएस कटा है उसका सर्टिफिकेट जरूर लें। और सबसे जरूरी, समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो अंत में एक सवाल, क्या टैक्स कानून सिर्फ सरकार की तिजोरी भरने का एक जरिया है या फिर ये उससे कहीं ज्यादा है? एक ऐसा शक्तिशाली औजार जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आकार दे सकता है और देश के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार और हमारे आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय आयकर यानी इनकम टैक्स की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 नाम ही काफी भारी लगता है ना? हाँ बिल्कुल, और अक्सर लोगों को ये बहुत जटिल भी लगता है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस पूरी व्यवस्था को थोड़ा सरल बनाया जाए। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि नियम क्या है, बल्कि वो क्यों है और असल में काम कैसे करते हैं, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा। और हमारी सारी बातचीत का आधार होगा सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जारी किए गए FAQs और गाइडलाइंस, मतलब सरकारी स्रोत से ही। बहुत बढ़िया। तो सीधे अथॉरिटी से जानकारी, और इन गाइडलाइंस में कुछ चीजें शुरू में ही ध्यान खींचती हैं। जैसे टैक्स कानून में व्यक्ति यानी पर्सन का मतलब सिर्फ हम आप जैसे लोग नहीं है। सही कहा, ये बहुत दिलचस्प है और दिखाता है कि कानून कितना व्यापक है। व्यक्ति में इंडिविजुअल्स तो आते ही हैं, लेकिन साथ में हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF, कंपनियां, फर्म, LLP, लोगों के समूह जैसे AOP या BOI, लोकल अथॉरिटीज है कि अर्थव्यवस्था का कोई भी हिस्सा, कोई भी एंटिटी टैक्स नेट से बाहर न रह जाए। मतलब हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी कवर हो। और एक और चीज जो थोड़ी चौंकाती है, वो लॉटरी या गेम शो जीतने पर जो फ्लैट 30% टैक्स लगता है, वो भी पहले रुपए से, कोई बेसिक छूट नहीं। हाँ बिल्कुल, वो दिखाता है कि कुछ खास तरह की आय, जिसे शायद अचानक मिला हुआ पैसा माना जाता है, उसे रेगुलर कमाई से अलग देखा जाता है। आज हम इसी तरह की बारीकियों को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से लेकर पेमेंट के तरीके और रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारियों तक। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कानूनी और प्रशासनिक ढांचा। आपने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो बेस है, पर इसे चलाता कौन है? दिन प्रतिदिन का काम कौन देखता है? देखिए, एक पूरा पदानुक्रम है, एक हायरार्की है। सबसे ऊपर तो वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके अंदर आता है राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। और डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो सबसे अहम बॉडी है, वो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT, इनका क्या रोल है? क्या ये सिर्फ पॉलिसी बनाते हैं? इनका रोल कह सकते हैं दोहरा है। एक तो ये सरकार को टैक्स पॉलिसी बनाने में इनपुट देते हैं, और दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, ये पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए इन कानूनों को लागू करवाने का, उनका प्रशासन और निगरानी करने का काम करते हैं। अच्छा। CBDT जो सर्कुलर या निर्देश जारी करता है ना, वो बहुत अहम होते हैं। वो कानून की व्याख्या करते हैं, प्रोसीजर बताते हैं। तो CBDT ने नियम कायदे दिशा निर्देश तय कर दिया, और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जमीनी स्तर पर काम करता है, जैसे टैक्स असेस करना, कलेक्ट करना। बिल्कुल, टैक्स का आकलन यानी असेसमेंट, कलेक्शन, और जहां जरूरत हो एनफोर्समेंट, मतलब सख्ती से लागू करवाना, ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है। और इसमें करदाता का सामना किससे होता है? मतलब पहला कांटेक्ट पॉइंट कौन होता है? आमतौर पे करदाता का पहला संपर्क बिंदु होता है निर्धारण अधिकारी, जिसे असेसिंग ऑफिसर या AO कहते हैं। ये वो अफसर है जिसके जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार में आपका केस आता है। जुरिस्डिक्शन, ये कैसे तय होता है? क्या मेरे घर के पते से? हाँ, ज्यादातर ये या तो आपके पते के आधार पर होता है, या अगर बिजनेस है तो उसके पते के आधार पर। कभी कभी ये अलग तरह से भी होता है, जैसे आय के प्रकार या व्यक्तियों के टाइप के हिसाब से। बड़ी कंपनियों के लिए अलग सर्किल हो सकते हैं, इंटरनेशनल टैक्स के मामले अलग हो सकते हैं। और यही AO होता है जो मुख्य रूप से आपको नोटिस भेज सकता है, जांच कर सकता है, टैक्स की मांग निकाल सकता है, आपके रिटर्न को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं जिनके बिना इनकम टैक्स समझना मुश्किल है। वापस उसी व्यक्ति यानी पर्सन की परिभाषा पर आते हैं। आपने कहा ये बहुत वाइड है। हाँ, सेक्शन 231 इसे डिफाइन करता है। इसमें इंडिविजुअल के अलावा, जैसा हमने कहा, HUF, कंपनी, फर्म, LLP, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, और कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन शामिल है। ये HUF को अलग क्यों मानते हैं? मतलब परिवार के लोग तो इंडिविजुअल टैक्स देते ही होंगे ना? HUF को अलग टैक्स यूनिट मानने का एक बड़ा कारण ये है कि लोग टैक्स बचाने के लिए अपनी पारिवारिक आय को बस यूं ही सदस्यों में न बांटते।
एक जॉइंट फैमिली की इनकम को एक यूनिट की तरह देखकर उस पर टैक्स लगाया जाता है। हाँ, ये टैक्स प्लानिंग का एक जरिया भी है, पर इसका मूल उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना है। समझ गया। अच्छा, अब वो दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर PY और असेसमेंट ईयर AY, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कभी कभी। नहीं, ये बहुत सीधा है असल में। इसे इनकम टैक्स का कैलेंडर समझ लीजिए। प्रीवियस ईयर यानी PY वो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसमें आप इनकम कमाते हैं। ओके, जैसे अगर मैंने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच पैसा कमाया तो वो PY 2025-26 हो गया। बिल्कुल सही। और असेसमेंट ईयर यानी AY प्रीवियस ईयर के ठीक बाद वाला फाइनेंशियल ईयर होता है। इस साल में PY में जो कमाया था उसका हिसाब किताब होता है, मतलब उसका असेसमेंट होता है और उस पर टैक्स लगता है। तो PY 2025-26 की इनकम का असेसमेंट होगा AY 2026-27 में। अच्छा, तो ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारी टैक्स की डेडलाइन, कैलकुलेशन सब कुछ इसी PY AY साइकिल पर बेस्ड होती है। एकदम। आपको अपने रिकॉर्ड्स PY के हिसाब से रखने होते हैं, भले ही टैक्स AY में भरा जाए। अगर PY में हिसाब किताब सही रखा तो AY में रिटर्न भरना बहुत आसान हो जाता है। ये तो बहुत लॉजिकल है। चलिए अब इनकम के टाइप पर आते हैं। 2 तरह की प्राप्तियों का जिक्र है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। क्या फर्क है इनमें? ये एक बहुत ही फंडामेंटल फर्क है और इसी से तय होता है कि टैक्स कैसे लगेगा। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब राजस्व प्राप्तियां वो होती हैं जो बिजनेस या प्रोफेशन के नॉर्मल एक्टिविटीज से होती हैं, जो बार बार होती हैं, जैसे सैलरी, बिजनेस का प्रॉफिट, ब्याज, किराया, मतलब रेगुलर इनकम। हाँ। और कैपिटल रिसीट्स यानी पूंजीगत प्राप्तियां, ये आमतौर पर रोजमर्रा की नहीं होती। ये आपकी कैपिटल एसेट बेचने से मिलती हैं, जैसे घर बेचा, जमीन बेची, शेयर्स बेचे, कोई पुरानी मशीन बेच दी। ओके, तो इन पर टैक्स कैसे लगता है? क्या दोनों पर एक जैसा? यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण नियम आता है। जनरल रूल ये है, सारी रेवेन्यू रिसीट्स टैक्सेबल हैं जब तक कि कानून उन्हें खास तौर पर एग्जेम्प्ट ना कर दे, मतलब छूट ना दे दे। अच्छा। और इसके ठीक उलट सारी कैपिटल रिसीट्स टैक्स फ्री हैं जब तक कि कानून में खास तौर पर कोई प्रोविजन न हो उन्हें टैक्सेबल बनाने का। अरे वाह, तो मतलब डिफॉल्ट ये है कि रोज की कमाई पर टैक्स लगेगा और कोई बड़ी एसेट बेचने पर जो पैसा आया वो टैक्स फ्री होगा जब तक कि सरकार उसे टैक्स के दायरे में ना लाए। बिल्कुल, और यहीं इस नियम की असली ताकत छिपी है। ये सरकार को एक बड़ा पॉलिसी टूल देता है। सरकार चुन सकती है कि किन कैपिटल ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लगाना है, जैसे प्रॉपर्टी या शेयर बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। ये खास प्रावधान बनाकर लगाया गया है। इससे सरकार इकोनॉमी में निवेश और दूसरे व्यवहारों को प्रभावित कर सकती है। ये सिर्फ टैक्स वसूलने का तरीका नहीं है, ये इकोनॉमी को दिशा देने का भी एक तरीका है। इसी से जुड़ा है टैक्सेबल इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम का कॉन्सेप्ट, है ना? हाँ बिल्कुल। ऊपर वाले नियम के आधार पर ही कुछ इनकम टैक्सेबल होती है और कुछ को कानून टैक्स से छूट देता है, जिन्हें एग्जेम्प्ट इनकम कहते हैं। और एग्जेम्प्ट इनकम का एक क्लासिक उदाहरण है एग्रीकल्चरल इनकम, यानी खेती की आय। पर इसमें भी कुछ शर्तें हैं, सही कहा? हाँ, ये समझना जरूरी है। नॉर्मली खेतीबाड़ी से होने वाली इनकम जो जमीन से जुड़ी है वो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर किसी की एग्रीकल्चरल इनकम के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जैसे सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट भी है और ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो एग्रीकल्चरल इनकम का इस्तेमाल टैक्स रेट निकालने के लिए किया जाता है। मतलब क्या खेती की इनकम पर टैक्स लग जाता है फिर? नहीं, डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, लेकिन होता यह है कि आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करते समय उसमें एग्रीकल्चरल इनकम को भी जोड़ा जाता है। इससे आपकी टोटल इनकम बढ़ जाती है और आप शायद ऊंचे टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। अच्छा। फिर जो हायर रेट निकलता है वो सिर्फ आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर लागू होता है। इसे रेट पर्पस कैलकुलेशन कहते हैं। समझ गया। तो खेती की इनकम खुद टैक्सेबल नहीं है, पर वो दूसरी इनकम पर टैक्स की दर बढ़ा सकती है। और ये भी ध्यान रखना है कि पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, ये सब खेती की आय नहीं मानी जाती। सही, वो आमतौर पर बिजनेस इनकम होती हैं और टैक्सेबल होती हैं। इसीलिए भले ही एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट हो, सलाह यही है कि इसका हिसाब किताब, खर्चे वगैरह का रिकॉर्ड रखना चाहिए, एक तो छूट क्लेम करने के लिए और दूसरा इस रेट पर्पस कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब आते हैं उस स्पेशल केस पर जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, लॉटरी, गैम्बलिंग, प्राइज मनी वगैरह से जीत। यहाँ तो नियम बहुत सख्त हैं। हाँ, इस तरह की इनकम के लिए एकदम अलग नियम है। कोई भी ऐसी जीत हो उस पर फ्लैट 30% का टैक्स रेट है, प्लस जो भी एप्लीकेबल सेस और सरचार्ज हो। और सबसे खास बात, कोई बेसिक एग्जेम्पशन नहीं, कोई डिडक्शन नहीं। मतलब 100 रुपए भी जीते तो उस पर भी 30% टैक्स। बिल्कुल, यहाँ नॉर्मल इनकम की तरह कोई स्लैब रेट नहीं, कोई छूट नहीं। और आमतौर पर अगर जीत की रकम 10,000 रुपए से ज्यादा है तो जो पेमेंट कर रहा है, जैसे लॉटरी कंपनी, वो पेमेंट करने से पहले ही 30% TDS काटकर सरकार को जमा करा देता है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, एक और सिचुएशन, मान लीजिए किसी की इनकम इंडिया के बाहर भी है, उस पर विदेश में भी टैक्स लग गया और यहाँ इंडिया में भी लग रहा है, क्या डबल टैक्स देना पड़ता है? ये कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर ग्लोबलाइजेशन के दौर में इसे डबल टैक्सेशन कहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा कानून इससे राहत भी देता है। राहत कैसे? इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला, भारत ने बहुत से देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA साइन किए हैं।
ये एग्रीमेंट तय करते हैं कि किस इनकम पर किस देश को टैक्स लगाने का पहला हक है, और अगर दोनों जगह टैक्स लगता भी है तो एक देश दूसरे देश में दिए गए टैक्स का क्रेडिट देगा। और अगर किसी देश के साथ डीटीए नहीं है तो? तब भी राहत का रास्ता है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 91 है जो यूनिलैटरल रिलीफ की बात करता है। मतलब अगर डीटीए नहीं भी है तो भी इंडियन रेजिडेंट कुछ शर्तों के तहत विदेश में भरे गए टैक्स का क्रेडिट इंडिया में अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। चलिए अब बात करते हैं टैक्स जमा करने की। ये जिम्मेदारी किसकी है, कैसे होता है ये? देखिए, बेसिक जिम्मेदारी तो हर टैक्स पेयर की है कि वो अपनी इनकम सही कैलकुलेट करे और बनता टैक्स टाइम पर चुकाए। सरकार टैक्स इकट्ठा करने के लिए 3 मेन तरीके इस्तेमाल करती है। 3 तरीके कौन कौन से? पहला है वॉलंटरी पेमेंट, मतलब जब टैक्स पेयर खुद बैंक में या ऑनलाइन टैक्स जमा करता है, जैसे एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है। दूसरा है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसकी हमने बात की, जैसे सैलरी या ब्याज पर पेमेंट करने वाला ही टैक्स काट लेता है। और तीसरा है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसमें कुछ चीजें बेचने वाला खरीदते समय ही बायर से टैक्स कलेक्ट कर लेता है। ये एडवांस टैक्स के बारे में थोड़ा और बताइए। ये पे एज यू अर्न जैसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, सिद्धांत वही है। अगर आपको लगता है कि साल भर में आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी टीडीएस वगैरह कटने के बाद 10,000 रुपए या उससे ज्यादा बनेगी, तो आपको साल खत्म होने का इंतजार नहीं करना है। आपको साल के दौरान ही किश्तों में टैक्स चुकाना होता है। अच्छा, किश्तों में? हाँ, इससे सरकार को भी रेवेन्यू मिलता रहता है और टैक्स पेयर पर भी साल के आखिर में एकदम से बोझ नहीं पड़ता। और ये किश्तें कब कब देनी होती हैं? नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए 4 ड्यू डेट्स होती हैं फाइनेंशियल ईयर में: 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। हर डेट तक टैक्स का एक तय परसेंटेज जमा हो जाना चाहिए। और अगर कोई एडवांस टैक्स टाइम पर नहीं भरता तो फिर ब्याज लगता है। सेक्शन 234B और 234C इसी डिफॉल्ट पर ब्याज लगाने के लिए हैं। एडवांस टैक्स भरने के लिए एक खास चालान फॉर्म होता है, ITNS 280। चालान भरना, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप लगता है। इसमें गलती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और सावधानी बहुत जरूरी है। चालान भरते समय सही डिटेल्स डालना क्रूशियल है। जरा सी गलती, जैसे गलत असेसमेंट या डाल दिया या पैन नंबर गलत हो गया, तो क्या होगा? तो आपका पेमेंट आपके अकाउंट में सही से क्रेडिट नहीं होगा। बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, डिमांड नोटिस आ सकता है, रिफंड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चालान में क्या क्या चीजें ध्यान से भरनी चाहिए? सबसे जरूरी है सही असेसमेंट ईयर चुनना। याद रखिए, ये कमाई वाले साल PY के बाद वाला साल AY होता है। अपना पैन नंबर एकदम करेक्ट होना चाहिए। पेमेंट का हेड सही चुनना। कंपनी है तो कॉर्पोरेट टैक्स कोड 0020, नहीं तो इनकम टैक्स कोड 0021। और टाइप ऑफ पेमेंट बताना। एडवांस टैक्स है कोड 100, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोड 300, या किसी डिमांड के अगेंस्ट है रेगुलर असेसमेंट टैक्स कोड 400। ये सब सही होना चाहिए। और पेमेंट के बाद बैंक से रसीद लेना क्यों इतना जरूरी है? उसमें क्या देखना होता है? हाँ, वो जो बैंक स्टैंप लगाकर काउंटर फॉइल देता है वो आपका प्रूफ है। उसपे 3 चीजें जरूर चेक करें: बैंक ब्रांच का 7 डिजिट का BSR कोड, पेमेंट की तारीख और चालान का 5 डिजिट का सीरियल नंबर। इन तीनों को मिलाकर बनता है CIN, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। आपने रेगुलर असेसमेंट टैक्स का जिक्र किया, कोड 400, ये कब भरना होता है? ये तब होता है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका केस देखता है, शायद स्क्रूटिनी में, और उन्हें लगता है कि आपने कम टैक्स भरा है, तो वो एक डिमांड नोटिस भेजते हैं। उस डिमांड को भरने के लिए जो टैक्स चुकाया जाता है वो इस कोड 400 के तहत जाता है। आमतौर पर नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर भरना होता है। ठीक है, तो टैक्स भर दिया, चालान संभाल लिया, अब सब खत्म? टैक्स पेयर की जिम्मेदारी पूरी? नहीं, अभी नहीं। टैक्स चुकाना बहुत जरूरी स्टेप है, पर ये एंड नहीं है। इसके बाद भी कुछ काम बाकी हैं। पहला, आपको ये वेरीफाई करना चाहिए कि आपने जो टैक्स भरा है या आपका जो TDS या TCS कटा है वो आपके फॉर्म 26AS में सही दिख रहा है या नहीं। ये आपका ऑनलाइन टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है। फॉर्म 26AS, हाँ। और दूसरा, अगर आपका TDS या TCS कटा है तो उसके सर्टिफिकेट्स, जैसे सैलरी के लिए फॉर्म 16 या बाकी पेमेंट्स के लिए फॉर्म 16A वगैरह कलेक्ट करने चाहिए और चेक करना चाहिए कि डिटेल्स सही हैं। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी काम है इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करना। आपने साल भर में क्या कमाया, उस पर कितना टैक्स बना, कितना चुकाया, ये सारी जानकारी एक तय फॉर्म में भरकर डिपार्टमेंट को देना अनिवार्य है। सिर्फ टैक्स चुकाना काफी नहीं है, रिटर्न फाइल करने पर ही कंप्लायंस साइकिल पूरा होता है। अब आते हैं रिकॉर्ड्स रखने पर। क्या सबको अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बही खाते बनाने पड़ते हैं? सेक्शन 44A इसी बारे में है ना। देखिए, एक बेसिक प्रिंसिपल तो ये है कि हर किसी को अपनी इनकम और खर्चों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत रखने चाहिए। बिल, रसीदें, वाउचर, ये सब। भले ही आप पर कानूनन किताबें मेंटेन करने की जरूरत ना हो, लेकिन कुछ मामलों में किताबें रखना कंपलसरी है। हाँ, अगर आपकी इनकम या टर्नओवर एक थ्रेशहोल्ड, एक सीमा को पार कर जाती है। ये सीमाएं बिजनेस करने वालों और प्रोफेशनल्स के लिए अलग है, और इस पर भी डिपेंड करता है कि टैक्स पेयर इंडिविजुअल HUF है या फर्म कंपनी। क्या है ये सीमाएं, अंदाजन?
मोटे तौर पर बताऊं तो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए ये लिमिट्स थोड़ी ज्यादा रखी गई हैं, शायद छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल्स पर बोझ कम करने के लिए। जैसे अगर पिछले कुछ सालों में इनकम 2.5 लाख से ज्यादा या टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा रहा हो तो बुक्स रखनी पड़ती हैं। और फर्म्स कंपनियों के लिए? उनके लिए लिमिट्स कम है, जैसे इनकम 1.2 लाख या टर्नओवर 10 लाख। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे और रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। और कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, इनके लिए क्या अलग नियम है? हाँ, इनके लिए नियम थोड़े और स्पेसिफिक हैं। अगर इनकी ग्रॉस रिसीट्स पिछले 3 सालों में लगातार 1.5 लाख रुपए से ज्यादा रही हैं, तो उन्हें कुछ खास प्रिस्क्राइब्ड बुक्स मेंटेन करनी होती हैं, जो रूल 6F में बताई गई हैं। और ये सारे रिकॉर्ड्स, बिल, किताबें कब तक संभाल कर रखने होते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। कानून कहता है कि आपको संबंधित असेसमेंट ईयर AY खत्म होने के बाद कम से कम 6 साल तक रिकॉर्ड रखने हैं। 6 साल? असेसमेंट ईयर के बाद? मतलब लेन देन वाले साल से गिने तो लगभग 7 साल हो गए। हाँ, करीब 7 फाइनेंशियल ईयर के रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होते हैं। और अगर आपका केस रीओपन होता है या कोई अपील वगैरह चलती है, तो जब तक वो फाइनल ना हो जाए तब तक रखने पड़ सकते हैं। बाप रे, 7 साल पुराने कागज, ये तो काफी लंबा टाइम है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कई बार पैन कार्ड पर नाम या पता और इनकम टैक्स पोर्टल पर जो डिटेल है उसमें हल्का सा फर्क होता है, उसका क्या करें? हाँ, ये हो सकता है, खासकर अगर पैन बहुत पुराना बना हो। अगर ऐसा कोई मिसमैच है तो उसे ठीक करवाना बहुत जरूरी है। आप ऑनलाइन ग्रीवेंस डाल सकते हैं या पैन डिटेल्स अपडेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यों जरूरी है ठीक करवाना? क्योंकि अगर डिटेल्स मैच नहीं होंगी तो रिटर्न प्रोसेसिंग में दिक्कत आ सकती है। सिस्टम उसे पकड़ सकता है, टैक्स क्रेडिट मिलने में और खासतौर पर रिफंड मिलने में देरी हो सकती है या वो अटक सकता है। ये तो वाकई काम की बात है। तो अगर हम आज की सारी चर्चा को समेटें तो मेन पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये समझना कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 और CBDT मिलकर ये पूरा सिस्टम चलाते हैं। दूसरा, PYA का कॉन्सेप्ट और व्यक्ति की वो वाइड परिभाषा बहुत फंडामेंटल है। तीसरा, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट का फर्क और उसका टैक्स पर असर। बिल्कुल, और साथ ही एडवांस टैक्स का पे एज यू अर्न सिस्टम और चालान भरते समय की सावधानी। और आखिर में रिकॉर्ड रखने की यूनिवर्सल जरूरत, भले ही लिमिट लागू हो या ना हो, और उन्हें कम से कम 6-7 साल तक संभालना। एकदम सही। और सबसे जरूरी रिमाइंडर, टैक्स चुकाने के बाद जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, उसी से कंप्लायंस पूरा होता है। बहुत बढ़िया। अब अंत में एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, वो रेवेन्यू बनाम कैपिटल रिसीट वाले नियम पर वापस चलते हैं। आपने कहा रेवेन्यू रिसीट पर डिफॉल्ट टैक्स है, कैपिटल पर नहीं, जब तक कि खास तौर पर ना लगाया जाए। हाँ, ये बेसिक नियम है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार सिर्फ कानून में बदलाव करके किसी भी कैपिटल एसेट की बिक्री को, मान लीजिए सोना बेचना या कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना, उसे टैक्सेबल बना सकती है। मतलब ये नियम सरकार को इकोनॉमिक बिहेवियर को बदलने का एक बहुत बड़ा टूल देता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये नियम असल में सरकार के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली लिवर है। सिर्फ डेफिनेशन और स्पेसिफिक प्रोविजन के जरिए सरकार तय कर सकती है कि किस तरह के कैपिटल ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लगेगा, किस पर नहीं, कितना लगेगा। ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन का मामला नहीं रह जाता। ये निवेश, बचत, प्रॉपर्टी ट्रांसफर जैसे फैसलों को सीधे सीधे प्रभावित करने का एक तरीका बन जाता है। तो टैक्स कानून सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का एक पैसिव तरीका नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी को एक्टिवली शेप करने, लोगों के फाइनेंशियल डिसीजन को बदलने का भी एक औजार है। परिभाषाएं ही पूरा खेल बदल सकती हैं। बिल्कुल, आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि टैक्स पॉलिसी सिर्फ रेवेन्यू के लिए नहीं होती, वो अक्सर बड़े इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। और ये रेवेन्यू कैपिटल वाला रूल इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि नियमों के कितने गहरे मायने हो सकते हैं। इस पूरी जानकारी और इतनी साफ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे सुनने वालों का भी शुक्रिया कि वो हमारे साथ इस पड़ताल में शामिल हुए हैं। अगली बार तक गहराई से सोचते रहें। Let's be real for a second. The Indian Income Tax Act, it can feel like an absolute beast, a giant tangled maze that seems designed to be confusing. But what if you had a map? What if you had a guide to its most fundamental core principles? Well, that's exactly what we're going to do here. Together, we're going to turn that maze into a clear path. Here's our game plan, broken down into 6 simple steps. First, we'll just acknowledge the beast, the complexity of it all. Then, we'll figure out the who and the when of tax. After that, we'll uncover the single most important rule about what actually gets taxed. This one's a game changer. Then we'll look at some weird exceptions, cover the nitty-gritty of how to pay, and wrap it all up with the 3 key ideas you absolutely need to remember. All right, let's just dive right in. First up, let's set the stage and just admit it. This system is complex for a reason.
And look, it's not just you. The source material itself says, hey, this stuff can feel overwhelming. It's built on this foundation of super specific definitions and really precise timing. It's easy to get lost. So our goal today isn't to memorize every single turn, but to find the main highways that run through it. So let's lay down our first foundational block. We're going to start with the two most basic questions you can ask. Who exactly has to pay tax, and what's the timeline we're all working on? You know, what's fascinating is the word person. In our day-to-day lives, that means one thing. But in tax law, oh, it's so much bigger. The definition is deliberately huge to make sure that pretty much any entity that makes money is covered. You've got individuals, sure, but also companies, firms, and even this uniquely Indian concept called the Hindu Undivided Family, or HUF. That's treated as its own taxable unit, partly to stop families from just splitting up income to dodge higher tax rates. And this last one, this really shows you how the system is designed. Artificial juridical person is the ultimate safety net. It's the catch-all category for anything and everything else. Got a legal identity? Can you own stuff? But you don't fit in the other boxes? Boom, you're in. The system is built so that nothing slips through the cracks. Okay, so that's the who. Now for the when. The Indian tax system basically runs on a 2-year cycle. You've got the previous year, which is the financial year when you actually earn the money, and then you have the assessment year, which is the year after that when all that income gets evaluated and, taxed. The key thing to remember is this. You always pay tax in the assessment year on the money you made in the previous year. Simple as that. So we know who pays and we know when they pay. Now for the million-dollar question, what exactly counts as taxable income? This gets us right to the very heart of the entire tax code. Let me just ask you this. Anytime money hits your bank account, does the tax department automatically see that as taxable income? Well, the answer is a big fat it depends. It all comes down to the nature of that money. See, the law basically sorts all your money into 2 big buckets. First, you have revenue receipts. Think of this as the regular, predictable flow of cash from your normal life, your salary, business profits, interest you earn. Then you have capital receipts. These are totally different. They're usually one-off events, like when you sell a major asset, like your house or some family jewelry. And here we are. This slide, this is it. This is probably the single most important principle in the whole Income Tax Act. It's the golden rule. Think of it this way. Your regular, recurring revenue income is considered guilty until proven innocent. It's taxable by default. But that one-off capital income, it's innocent until proven guilty. It's exempt by default, unless the government has written a specific law to make it taxable. Understanding this is everything. Now, of course, for every big rule, there are always some interesting exceptions, right? Let's look at 2 really famous examples where the government treats income in let's say, a very particular and sometimes unexpected way: agricultural income and lottery winnings. Okay, so agricultural income is a classic example of an exempt revenue receipt. You do not pay income tax directly on the money you make from farming. But, and this is a big but, there's a clever little catch. If you also have another job, say you earn a salary, your farm income gets added to your salary only to figure out your tax rate. This trick actually pushes your salary into a higher tax bracket. So get this, while the farm income itself stays tax-free, its very existence makes you pay more tax on your other income. Pretty clever, huh? Now let's swing to the complete opposite end of the spectrum, windfall gains. You win the lottery, a TV game show, the tax treatment is brutally simple. A flat 30% tax, no questions asked. And it gets even tougher. That 30% tax applies from the very first rupee. There's no basic exemption, no threshold you have to cross. And here's the kicker. The person or company paying you the prize money has to cut that 30% and send it to the government before you even see a paisa. The government gets its share right away, no waiting around. So we've got the who, the when, the what, and the weird exceptions.
Let's move on to the practical stuff. How does the government actually get its money? And what's your absolute, non-negotiable duty when it comes to proving everything? The government doesn't just wait for you to send a check. It collects tax through a few different pipelines. We just talked about TDS, tax deducted at source, where tax is cut before you get paid. There's a similar thing called TCS, tax collected at source. And then there are the payments you have to make yourself. Advance tax, which you pay in chunks during the year, and self-assessment tax, which is the final amount you pay to square everything up when you file your return. Now, when you do pay tax yourself, you use a form called a chelon. The best way to think of this is like the mailing address for your tax payment. And every single detail has to be perfect. The right code for who's paying, the correct assessment year, not the previous year, the type of payment, and most importantly, your PAN. You get one digit wrong, and your payment could just float off into a government black hole. And that brings us to the universal, unbreakable rule of dealing with taxes. The burden of proof is always, and I mean always, on you, the taxpayer. It doesn't matter if your income is taxable or tax-free. You have to be able to prove where it came from and back up any claims you make. If you don't have the records, you don't have a case. Okay, we have covered a ton of ground, so let's zoom out and lock in the 3 most important principles from all of this. This is it. This is your map to the maze. First thing to burn into your brain, the law's definition of income and person is intentionally massive. The system's default setting is to include just about every kind of economic activity and every type of entity it possibly can. Second, whenever you're looking at money coming in, your very first question should always be about its nature. Is this a regular, recurring revenue receipt, or is it a one-time capital receipt? That single distinction changes everything. And finally, we come back to the golden rule. Revenue is taxed unless a law specifically exempts it. Capital is exempt unless a law specifically taxes it. This simple, powerful, almost upside-down idea is the absolute foundation that the entire Income Tax Act is built on. And that leaves us with one last thing to chew on. Since capital receipts are exempt by default, the government has to consciously decide to tax them by passing a specific law. So think about this. How could a government use that power, not just to raise money, but as a scalpel, a strategic tool to encourage or discourage certain kinds of investments, and in doing so, actively shape the direction of the entire economy?